Okay, yes, welcome to the class. So basically this is lecture number 2. तो अगर हम एक बार लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात करें तो हम जो है फ़िलहाल अभी गांधीयन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कई चीज़ें कल देखी थी, जैसे हमने सत्याग्रह वगैरह देखा था। ठीक है, गांधी जी का रिलीजन और पॉलिटिक्स के लेके क्या था विचार, और मीन्स एंड एंड्स का जो है वो क्या था। तो वो चीज़ें जो है कल हमने गांधीयन पॉलिटिकल थॉट्स में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो उसके बाद आज जो है ये पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करें। बेसिकली क्या हो जाता है ना कि एक लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आई एम ट्राइंग कि मेक इट बिटवीन 30, है ना। तो ठीक है, सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर टुडे। तो कल जो हमने जहाँ तक देख लिया था, उसके बाद हम कुछ उनके जो है विचारधारा को और भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गांधीयन विचारधारा को। तो हमने जो कल चीज़ें देखी थी, जैसे मीन्स एंड एंड्स देखा था। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी के लिए साधन कितना ज़रूरी था, और गांधी की विचारधारा को हम देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि किस बृहत स्तर पे जो है उन्होंने, आप देखेंगे कि ही वॉज थिंकिंग, वो जो उस समय का एक सिचुएशन था ना, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उनकी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी। ठीक है, एक रिलीजन से वो हमेशा खुद को अटैच करते थे। तो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि रिलीजियस जो है एक बायस जो है, बायस तो नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली हम, पर एक रिलीजन का जो है उनमें समावेश मिलता है उनकी विचारधारा में। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गांधी जी ने हमेशा जो है स्मॉल लेवल पे बात की है, इंडिविजुअल लेवल पे बात की। तो जो ग्राम स्वराज का पहला कॉन्सेप्ट है, आज हम देखते हैं कि पंचायत वगैरह में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हम लोग के पास। तो ये चीज़ें जो है पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राम स्वराज के ऊपर सबसे पहले किसी ने बात की थी, तो गांधी जी जो है बड़ा फेमसली इन चीज़ों पे जो है फोकस करते थे। तो गांधी का कहना था कि डेमोक्रेसी कैन फंक्शन स्मूथली एंड अकॉर्डिंगली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज ओनली इफ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो इन्होंने स्वराज का मतलब ये कहा था। ठीक है, हमने कल देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था स्वराज का, स्वराज। ठीक है, सेल्फ रूल, है ना। स्वराज वो कह रहे हैं कि तभी आएगा ना। और स्वराज का क्या मतलब था? स्वराज का मतलब था कि हम अपने आप को, जो सभी तरीके के बंधन है ना, जो बंधनों से हमने अपने आप को बांध रखा है, हमें उन बंधन जो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, उनसे अपने आप को फ्री करना है। हम अपने लक्ष्य की कैसे प्राप्ति करते हैं, स्वराज वो है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आत्म साक्षात्कार की तरफ था। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो है वो डिनोट करते थे। ठीक है, उनका रास्ता जो है साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता था। तो यहाँ पर गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकता है जब स्वराज में डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का। ठीक है, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? जैसे आज आप देखेंगे, ठीक है, अगर इंडिया की आप बात करें तो इंडियन लेवल पे, जैसे सपोज दिस इज इंडियन यूनियन। ठीक है, ये इंडिया है। तो आप देखेंगे कि अगर राज्य यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी जिस भी आप राज्य से हैं, स्टेट जो है, स्टेट्स वगैरह, एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है, साउथ में कोई भी आंध्रा है, केरला है, कोई भी स्टेट से आप आ रहे हैं, पंजाब से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर क्या है, स्टेट्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आएगा। डिस्ट्रिक्ट उसके बाद जो है आप उसके नीचे अगर जाएंगे तो आप विलेज कंसीडर कर सकते हैं, इवन तो ब्लॉक्स वगैरह हैं। तो ये देखेंगे, ये जो बेस लेवल पे है ना, यहाँ पर क्या है, ये विलेजेस है, गांव। तो गांधी जी का ये कहना था, ये जो ग्राम है ना, गांव, इसको जो है ना, अगर हम पावर का डिसेंट्रलाइज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, वो हमेशा नीचे, जो पुअर ऑफ द पुअर, जो गरीब थे, बिल्कुल गरीब थे, ठीक है, दबे कुचले थे, वो उनके ऊपर फोकस करते थे कि हमको ग्राम स्वराज की स्थापना करना है। बिल्कुल गांव के लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, और फिर वो जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ये जब हम इनका ओशियानिक सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम क्लियरली देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वही चीज़ उन्होंने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी का, विलेज होना चाहिए। तो एक एक ग्राम जो है ना वो डेमोक्रेटिक होगा। एक एक गांव की बात कर रहे हैं, एक एक ग्राम की बात कर रहे हैं हम। वो अगर डेमोक्रेटिक होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक हो जाएगा, स्टेट डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और फिर जो है पूरा भारत, इंडिया, वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, ये वैश्विक स्तर पे ग्लोबल वर्ल्ड की भी बात करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो विलेज होना चाहिए। और क्या है,
गांधी जी कहते हैं कि माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फॉर इट्स वाइटल वांट्स एंड येट इंटरडिपेंडेंट फॉर मेनी अदर्स इन विच डिपेंडेंसी इज ए नेसेसिटी। ठीक है, देखिए ये समझने की चीज़ है यहाँ पर। आप क्या है, देखिए गांधी जी ने कई चीज़ें इसमें कहा है। उन्होंने कहा कि एक एक गांव जो है ना खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। मतलब जैसे ये एक एक्स विलेज है, ये एक वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये ए बी सी कुछ भी है। ये कह रहे हैं कि ये इनका इकोनॉमी ऐसा हो, जैसे सपोज कोई आप छोटे लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनके अंदर ऐसा एक सिस्टम हो एक एक विलेज के अंदर कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी खुद चला पाए, वो उसके जो है उसके मतलब आप कह सकते हैं कि उनका एक ऐसा सिस्टम हो, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो, सोशल सिस्टम ऐसा हो कि वो अपने में इंडिपेंडेंट हो, लेकिन साथ ही साथ उनका जो है इंटरडिपेंडेंसी होना चाहिए। मतलब आपस में प्रेम जो परस्पर संबंध है वो इतना बेहतर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे गांव पे भी डिपेंड है। ठीक है, तो इनका जो सेंटर पॉइंट था ना डिसेंट्रलाइजेशन में, वो विलेज था। ठीक है, आप देखेंगे कि जब 1947 में हमारा संविधान बना तो इसी बेस पे गांधीयन ग्राम स्वराज के बेस में ही हमने जो है विलेज पंचायत वगैरह का जो इस्टेब्लिशमेंट किया है, कहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट से लिया गया है। वाइल कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ रूल, गांधी एडवांस इस थ्योरी ऑफ ओशियानिक सर्कल। ठीक है, ये इसको हम ओशियानिक सर्कल को इस पे समझते हैं। देखिए ओशियानिक सर्कल, ठीक है, ओशियन से आप समझ रहे होंगे समुद्र है। ठीक है, आप सब सपोज कीजिए दिस इज अ प्लेस, ठीक है, ये जो है ना ये एक व्यक्ति होगा, ठीक है, देर इज अ पर्सन। ठीक है, हमने इसको नाम दिया है ये इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ये हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल से क्या बनेगा, इंडिविजुअल से बनेगा ये हमारा विलेज बनेगा। ठीक है, विलेज से क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट से क्या बनेगा, समझ रहे हैं, स्टेट्स बनेगा। और ये ओशियानिक सर्कल बढ़ता जाएगा, फिर ये नेशन बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ग्लोबल ऑर्डर में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक, आप देखेंगे कि इंडिविजुअल से स्टार्ट किया। तो एक जो व्यक्ति है ना, ये जो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, जो इसके सेंटर पॉइंट में है, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल के अंदर स्वराज आना चाहिए। कल हमने देखा था, कल वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ें कितनी डिटेल में डिस्कस की थी कि फोकस था उनका कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए। ठीक है, हम खुद जो है, उन्होंने यहाँ तक यही बात कर दी थी कि एनार्की की बात की उन्होंने, अराजकता, कौन सी एनार्की थी, इनलाइटेंड एनार्की, प्रबुद्ध अराजकता। ठीक है, मतलब हमें खुद जो है, हम खुद इतने कैपेबल होंगे, हम खुद अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ रियलाइज और सेल्फ कंट्रोल होगा हमारे ऊपर कि हम दूसरों की आज़ादी में जाएंगे नहीं, दूसरों के लिमिट में, दूसरों के प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरों के दिनचर्या में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ रूल कर पाएगा। अब एक इंडिविजुअल पे जब हम फोकस करेंगे तो इसी तरीके से एक विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो वहाँ से जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, फिर स्टेट्स अपने आप हो जाएगा। फिर जो हम नेशन की बात कर रहे हैं, स्टेट्स जो हमारे जैसे भारत है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और इसी से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अब ग्लोबल ऑर्डर पे देखेंगे तो वो हो जाएगा। ये जो है इनका ओशियानिक सर्किल को इन्होंने नाम दिया है कि जैसे आप समुद्र में देखेंगे, ठीक है, कैसे वहाँ रिपल्स क्रिएट होता है, सर्कल क्रिएट होता है, वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट कहीं से स्टार्ट होता है। जब पत्थर फेंकेंगे आप कोई पानी में, ठीक है, तालाब या छोटी सी कोई नदी में, तो आप देखना कैसे वहाँ से रिपल्स क्रिएट होता है। तो दिस इज लाइक दैट सेंटर पॉइंट इज इंडिविजुअल। ठीक है, तो फोकस इंडिविजुअल पे होगा, सेल्फ पे फोकस होगा, और वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह, ओशियानिक सर्किल की तरह वो अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में कहा कि इकोनॉमी प्रोसेस मस्ट वर्क टुवर्ड्स इक्वलिटी एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन। तो अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति इस तरीके से काम करना चाहिए हमारी कि वो जो है समानता को बढ़ावा दे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे, ठीक है, असमानता नहीं करे, एक्सप्लॉयट नहीं करे, लोगों का शोषण नहीं करे। ठीक है, तो काम इस तरीके का होना चाहिए। मतलब देखिए इन्होंने बेसिकली लघु बोलते हैं उसको, लघु उद्योगों को ऊपर फोकस किया था। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
क्यों? क्योंकि ये क्या है, हम विलेज लेवल पे इसको स्टैब्लिश करते हैं, इसके लिए बहुत एरिया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल वगैरह छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है, करघा उद्योग, इसके लिए आपने देखा होगा कि इनका चरखा बहुत फेमस हुआ था। चरखा इनका एक इकोनॉमिक टूल था, ठीक है। आर्थिक आप कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने बोला था कि आप छोटे लेवल से खुद ही कपड़े बनाइए, आप मशीन वाले कपड़े मत यूज़ कीजिए। जो अंग्रेज मशीन के कपड़े बना के लाते थे, इतना महंगा वो इम्पोर्ट करते थे हम लोग, वो यहीं का कॉटन ले जाते थे और उसको मशीन में बना के हम ही को एक्सपेंसिव बेचते थे। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, ये इकोनॉमी था उनका कि चरखा चलाते थे, खुद जो है सूत काटते थे और खादी वगैरह का इस्तेमाल करते थे, खुद अपने लिए कपड़े बुनते थे। वो लोगों को भी कहते थे कि आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग कीजिए, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कीजिए, अपना काम खुद कीजिए, और जो है ये बाहर की चीज़ों पे डिपेंड मत रहिए। वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ उनकी जो विचारधारा रही है। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद फुल एम्प्लॉयमेंट। और साथ साथ ये कहते हैं कि ये क्या है, जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था, वो लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना रोजगार देना चाहिए कि वो अपनी जीवन का यापन कर सके, जीवन का लालन पालन कर सके, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। और क्या है, साथ ही साथ लो प्राइस्ड कंज्यूमर गुड्स, जो व्यक्ति सामान खरीद रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो खाने पीने की वस्तु है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें है, वो क्या है, सस्ती होनी चाहिए, और जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो रोटी है वो बहुत, ब्रेड है वो महंगा है, मतलब चीज़ें जो है आप इस तरह से इकॉनमी होना चाहिए कि वो लो प्राइस होना चाहिए, जो बेसिक यूटिलाइजेशन की चीज़ें हैं। ऑल दोज इंडस्ट्री विद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इन द पब्लिक सेक्टर। और वैसी टेक्नोलॉजी जो सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है उसमें काम वगैरह चलता है बेहतर तरीके से, ठीक है। सोफिस्टिकेशन अगर होगा, क्योंकि हमने कहा कि छोटे उद्योग तो व्यक्ति खुद कर सकता है, पर जो सोफिस्टिकेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, हाई लेवल की चीज़ें होंगी, वो जो है पब्लिक सेक्टर के पास होना चाहिए। मतलब वो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, वो सरकार के अंदर होना चाहिए। और मास प्रोडक्शन विदाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब तक, अब क्या होगा, इससे क्या होता है, धन का संचय शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी से कैपिटलिज्म बढ़ता है। कैपिटलिज्म बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मास प्रोडक्शन होगा। आप देखेंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, तो वहाँ पर इन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो ये मास प्रोडक्शन तो शुरू कर दिया, पर जो कंज्यूमर थे, जो पब्लिक थे, जो जो उसको यूज़ करने वाले थे, वो लोग तो लिमिटेड थे। वो यूरोप में इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो गया कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, मशीन से काम हो रहा था, लोग थे नहीं, मशीन से इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा उत्पादन करना शुरू किया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह ढूंढना शुरू किया कि भाई अब हम अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे। तो हमने ढूंढा कॉलोनीज़ को, कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया। और उसका प्राइम एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया क्या है, ब्रिटेन का एक कॉलोनी बन गया, और ब्रिटेन ने अपना सारा सामान यहाँ पर उठा के डंप कर दिया कि भाई खरीदो इंडियंस, ठीक है। और इंडियंस को, जो यहाँ का हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स था, उसको जो है तबाह कर दिया। तो ये होता है कि इसलिए वो कहते हैं कि मास प्रोडक्शन जो है होना ही नहीं चाहिए जब तक वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो गया। क्योंकि अगर मास प्रोडक्शन हो जाएगा, तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दबे कुचले गरीब, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, वो ऐसे ही मरते रहेंगे। उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट था सर्वोदय का, द राइज ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर सर्वोदय को आप देखेंगे ना हिंदी में, सर्वोदय, ठीक है, मतलब सर्व उदय, ठीक है, सर्व सबका उदय, उदय मीन्स राइज, ठीक है। तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधीयन कहता था कि भाई ऐसा है ना कि हम जो है सबको लेके चलते हैं, तो यहाँ पर सबका जो है उदय होना चाहिए, हम एक भी व्यक्ति पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गांधी की जो विचारधारा थी ना, वो हमेशा बोलते थे कि मैं गरीब, जो गरीबों में गरीब है, बद से बदतर स्थिति है, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। सो गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द पाथ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैड टेकन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि, मैंने कई चीज़ें अभी पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल दे दिया आपको कैपिटलिज्म की, मास प्रोडक्शन के बारे में जो है उनका जो है विचारधारा था कि नहीं होना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो सोशलिस्ट थे, ठीक है। वो सोशलिस्ट के भी अगेंस्ट थे, ठीक है, नेहरू जी सोशलिस्ट थे, लेकिन गांधी सोशलिस्ट नहीं थे। अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, गांधी अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया, ठीक है, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया विच हैज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो है
कैपिटलिज्म समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने वही कहा, इन्होंने यहाँ पर अमेरिका और रशिया का एग्जाम्पल दिया था कि बेसिकली दोनों ही कंट्री सही से काम नहीं कर पा रही है। एक जो है उस समय सोशलिस्ट थी, कम्युनिस्ट थी, और एक जो कैपिटलिस्ट थी, लेकिन उनके हिसाब से दोनों देशों ने जो है कोई बेहतर काम नहीं किया है। और जो खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, उनके तो मॉडर्नाइजेशन के वो बहुत खिलाफ थे। उनको तो लगता था कि ये जो मास प्रोडक्शन की इनकी नीति है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, सो कॉल्ड आधुनिकता है, इन्होंने तो हमारा जो है मतलब रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी खो दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट थे। तो इसीलिए ये समझने की चीज़ है कि वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के अगेंस्ट थे, जो उसकी इकॉनमी थी उसके अगेंस्ट थे। तो इनके अगर वो विरोध में थे तो अब ये सपोर्ट किसके करते थे, तो इन्होंने एक सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें 3 प्रिंसिपल थे। पहला क्या था, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। ठीक है, तो हमने कहा कि ये व्यक्ति पे फोकस करते थे, तो जो एक व्यक्ति होगा ना, अगर एक व्यक्ति का भला हो जाएगा ना, ठीक है, आप देखिए कि एक एक व्यक्ति अगर भला हो रहा है, एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति जागरूक हो रहा है, भला हो रहा है उसका, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक पूरे विलेज का भला हो जाएगा। और जैसे ही विलेज का भला होगा फिर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। ठीक है, आप ये सर्कल समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली इनका ये कहना था कि अगर एक व्यक्ति का अच्छा हो रहा है ना, दैट मीन्स कि अपने आप एक एक व्यक्ति का अच्छा होना शुरू हो जाए तो वो सबके लिए ही अच्छा होगा। लॉयर्स वर्क हैज़ द सेम वैल्यू एज द बार्बर सिंस ऑल हैव द सेम राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पर काम में भी जो है इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। एक सिंपल एग्जांपल दिया, ये खुद लॉयर थे, बैरिस्टर थे। ठीक है, अंग्रेज, इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। कहते हैं कि एक लॉयर का जो काम होता है ना, एक जो नाई होगा, कोई छोटा व्यक्ति है जिसको आप छोटा कहते हैं, उसको जो है कम आंकते हैं, उसके काम की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सर्वोदय, राइज फॉर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी अपना जीवन यापन कर रहा है उस काम से, और ये व्यक्ति भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों व्यक्ति जो है अपने जीवन के बेहतरी के लिए काम कर रहा है, अपना जीवन का लालन पालन के लिए काम कर रहा है। तो ये जो है दोनों के वर्क की जो है वैल्यू सेम होनी चाहिए। आज आप देखेंगे तो यही चीज़ हमारे समाज में, यही चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, अगर आप कपड़ों से, आप लोगों की काम से, उसका जो है उसकी पर्सनैलिटी का जो है आप आकलन करते हैं, कि आप देखते हैं कोई व्यक्ति किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी मतलब कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, तो आप उसको सोचते हैं कि ये बहुत पैसे वाला है, मतलब समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि दीज आर द थिंग्स विच आर मिसिंग फ्रॉम टुडे सोसाइटी, एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई वी आर फेसिंग दिस मच ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि हमने जो है, हमने वो वैल्यूज़ ही, अभी देखिए ये सारी चीज़ें गांधी ने बोल के गए, लेकिन हम जो है कभी भी आज इन चीज़ों को वैल्यूज़ नहीं करते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आप लोगों का काम देख के नहीं, आप लोगों का जो है मतलब बिना किसी के काम देख के आप उसको आदर सम्मान देते हैं? शायद बड़ा मुश्किल है। दैट इज़ अ लाइफ ऑफ लेबर, दैट इज़ अ लाइफ ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल एंड द हैंडीक्राफ्ट्समैन इज़ द लाइफ ऑफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, जो काम करने वाला मजदूर होगा, जो खेतों में काम करता है, जो हथकरघा का काम करता है, ठीक है, जो ये टेक्सटाइल वगैरह का काम करता है, जो कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है, उसकी जीवन की भी वही वैल्यू है जो जीवन की वैल्यू एक बड़े संपत्ति के मालिक की है, जो एक बड़े कंपनी में काम करने वाला है व्यक्ति है, या कोई लॉयर है, या कोई किसी बड़े पोस्ट पे है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सर्वोदय। ठीक है, सभी का उदय। इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और व्यक्ति थे, रूसो। ठीक है, अभी हम जब हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे तो हम रूसो को अध्ययन करेंगे। गांधी और रूसो की जो है, इनके जो है कहीं ना कहीं देखेंगे कि विचारधारा जो मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ है, जो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, ये इसके खिलाफ थे बिल्कुल, ऑन अ मास स्केल, बिकॉज इट लेड टू द न्यूमरस इनसॉल्युबल प्रॉब्लम्स सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विलेजर्स, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनका ये कहना था, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका, विलेज का। आप देखेंगे कि कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है। ठीक है, अभी प्राइम एग्जांपल है हैदराबाद में, आपने देखा होगा वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार ने कहा कि हम जो है कोई जो है बहुत बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है,
टेक्नो टेक्नो कॉलेज, टेक्नो हब इस तरह का कुछ स्टैब्लिश करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने वहाँ जो है जंगल वगैरह साफ़ करना शुरू किया। फिर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, कितने जीव जंतु बेघर हो जाएंगे, ठीक है। और हाई स्केल अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण शुरू हो जाएगा। जो गांव घर में लोग हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि गांव जो है ना, फिर भी हमारा गांव जो है कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट है। जो बिल्कुल विलेजर्स हैं वो जानते हैं कि उनको कितने कम में काम करना है, उनको जो है वॉलमार्ट जैसी चीज़ें नहीं जाना है, ठीक है। उनको जो है हैवियर वो चीज़ें नहीं पसंद है, वो सिंपल में गुजारा कर लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक शहर में चले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाएगी, आपका इनकम जो है और आपका एक्सपेंडिचर वो जो है हमेशा ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, उससे जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं होगी और हो ही रही है। ही वांटेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी डन इन विलेजेस एंड बाय द विलेजर्स, ठीक है। ये कहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, मतलब छोटे से उद्योग, वो गांव लेवल पे होना चाहिए था। और वो कौन करेंगे, जो गांव के निवासी होंगे वो खुद करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक एक काम है हम किसी एक विलेज को दे दिए, एक दूसरा काम इस विलेज को दे दिया, अभी क्या है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना जो है कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस भी हो जाएंगे, इनकी इकॉनमी चल पड़ेगी। दिस वुड ऑल्सो कीप द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। देखिए वहीं पे उन्होंने कहा कि उनको क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा, एंड दे वुड बी एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड रिमेन सेल्फ रिलायंट, ठीक है। बिल्कुल वही बात है कि एक एक गांव को क्या कर देंगे हम, सुदृढ़ कर देंगे, एक एक गांव को हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकली सफिशिएंट कर देंगे। तो जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी और वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। लेकिन जब एक इंडस्ट्री आएगी ना किसी गाँव में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि गाँव के लोग क्या है कि वो विलेज वाले जो छोटे छोटे काम है वो कर सकते हैं, इंडस्ट्री में तो उनका काम होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो बाहर से शहर से इंजीनियर्स लाएंगे, डॉक्टर्स लाएंगे, जो भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा, और वो लो लो लेवल के काम के लिए शायद विलेजर्स को रख ले, ठीक है, जिसमें टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा, फिर विलेजर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। अब यहाँ के लोग जिनको जिनको पहले काम मिल रहा था उनको काम नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये बोलेंगे भाई तुम्हारी इतनी डिग्री ही नहीं है कि तुम इस बड़ी एमएनसी में काम कर सकते हो, अब इसको यहाँ से भागना पड़ जाएगा। तो ये दिक्कत है। और अगर नहीं भी भागेंगे तो इनको छोटे मोटे काम करके काम करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा, शहरीकरण हो जाएगा। और आप देखिए जब जैसे ही कोई इंडस्ट्री और टेक्नो हब कुछ भी इस तरह की चीज़ें आएगी, तो उसके साथ लोग आएंगे, लोग आएंगे उसके साथ कंपनीज आएगी, अपने आप डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो है क्या हो जाएगा, एक अर्बन हो जाएगा। तो देखेंगे कि इस तरीके से हमारा बहुत सारा विलेजेज आज देखेंगे कि क्या हो गया है, अर्बन सेंटर बन गया। लगातार भारत में गाँव की संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है। दिस वुड कीप द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ये हमने देख लिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव दैट गांधी सजेस्टेड द बाइकॉट ऑफ मिल मेड क्लोथ एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ होम मेड क्लोथ इन एवरी हाउस होल्ड, पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि क्या लॉस होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उस वजह से क्या है, गांधी ने बोला कि मिल मेड क्लोथ जो है ना भाई बंद करो इसको, आप बनाओ चरखा, चरखे पे खुद ही कपड़े बनाओ। मतलब नॉट एग्जैक्टली चरखा, चरखा तो उस समय का था, एक बहुत फेमस सा इंस्ट्रूमेंट था ही, बट उसके साथ साथ आप छोटे उद्योग कीजिए, ठीक है। ऐसे उद्योग कीजिए जिसमें आप खुद अपने तरीके से काम करेंगे, अपने हैंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मशीनीकरण जितना कम हो सकता है, और आप हैंडमेड क्लॉथ यूज़ करेंगे। अब उससे क्या, स्पेशली रूरल एरिया में, तो आपका जो है क्या बढ़ेगा, आपका इससे इकॉनमी बढ़ेगी, आपका विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है, आई ट्राई टू मेंशन हियर। देखिए ये गांधी की विचारधारा थे, और वहीं पर नेहरू जो है ना, नेहरू चूंकि सोशलिज्म में थे तो उनकी ये चीज़ें यहाँ पर अलग हो जाती है। इन्होंने हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की कि भाई हम लघु उद्योग पे फोकस करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों पे जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, विलेज लेवल पे फोकस करेंगे। पर वहीं पर नेहरू क्या था, नेहरू चाहते थे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाएं, बड़े बड़े जो हैं आप कह सकते हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। क्यों, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि अभी हमको जो है ना देश को चलाना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो कहते थे अगर हमने छोटे छोटे गांव पे फोकस करना शुरू कर दिया ना, तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, ठीक है। तो हमको जो है बाकी के कंट्रीज़ के पेस के साथ बढ़ना था, क्योंकि वो देख रहे थे कि यूरोप में मॉडर्नाइजेशन हो गया,
ठीक है, अमेरिका में मॉडर्नाइजेशन हो गया, वो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो है अपना लिया और वो आगे निकल गए। और हम आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम आज भी अध्यात्म से जुड़ के रिलीजियस चीज़ों पर अटके रहे, तो दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नेहरू। तो नेहरू ने वहाँ पर, नेहरू और गांधी का जो है यहाँ पर थोड़े से विचारधारा अलग हो जाते हैं। तो नेहरू कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ फोकस करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे उनका फोकस था कि हम साइंस को जो है मतलब डेली लाइफ में इनकलकेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को लाएंगे और जो है डेवलपमेंट का विकास और ग्रोथ जो आप कह रहे हैं उसकी रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि गांधीयन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनको लगता था कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप देख लेते हैं। बेसिकली थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप क्या है? गांधी जी, देखिए गांधी जी का कहना था कि पूरे समाज में समानता तभी आएगी जब सभी व्यक्तियों का जो है ना बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये हमारा बेसिक नीड्स है। तो जब ये बेसिक नीड्स हर व्यक्ति की पूरी हो जाएगी ना, तब जो है समाज में पूर्ण रूप से समानता आ जाएगी। ठीक है, इवन जो है उन्होंने एनिमल्स तक के बेसिक नीड्स की बात की। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवरों को भी उनको बेसिक नीड्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ट्रस्टीशिप क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अब देखिए नॉर्मल सेंस में देखें तो गांधी का कहना था कि सब चीज़ जो है वो ईश्वर की देन है। ठीक है, भगवान ने हमें, ठीक है, हमारे ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सो इट इज़ देयर फॉर मीन्ट फॉर हिज पीपल एज अ होल। तो ईश्वर ने अगर हमें नहीं डिफ्रेंशिएट किया कि आप बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि हमारा सभी का बॉडी स्ट्रक्चर वही है, सभी में सेम ब्लड है, सब कुछ सेम है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है, अल्लाह ने दिया है, गॉड ने दिया है, वो क्या है? सेम है। ठीक है, वो सबके लिए सेम है, किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं दिया है। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है, तो इसका ये मतलब है कि आप ट्रस्टी हो जाएंगे उन लोगों के जिनके पास 1, 2, 3 एकड़ जमीन है या नहीं है, ठीक है, या जीरो जमीन है, क्योंकि आपका ये 100 एकड़ जमीन और इन 10 आदमी का ये 1-1 एकड़ जमीन, इसका मालिक एक ही है, वो है गॉड। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि आपको जो मिला है तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका धन दौलत है, आपकी शोहरत है, नहीं, आप जो है ट्रस्टी हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्टीशिप की तरह बात करते थे कि हर व्यक्ति को, अगर किसी इंडिविजुअल को अगर वो ज़्यादा मिला है ना, तो उसको जो है एज अ ट्रस्टी काम करना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, वायलेंस एंड फोर्स हैज़ मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस हैव टू बी रिजेक्टेड। तो इन्होंने कहा कि जैसे जमींदार थे, वो अगर किसी की दखल अंदाजी करके कोई ज़मीन जगह ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये क्या है, ये गलत है, ये अपराध है और आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। तो इस तरीके से वायलेंस और फोर्स के जो है वो अगेंस्ट थे। ठीक है, आई होप कि यू गॉट दिस थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। बस आपको इतना याद है, ट्रस्टीशिप का मतलब है अगर कोई व्यक्ति, उसके पास बहुत धन दौलत है, बहुत रिच है, तो वो जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो आप जो है, ये इसका मतलब है कि जो बाकी के गरीब लोग हैं जिनके पास कम जगह ज़मीन है, आप एज ए ट्रस्टी वर्क करेंगे। ठीक है, आपको जो है, आपको सिर्फ अपने हिस्से का ही देखना है, बाकी का जो है पोर्शन कहीं ना कहीं आप जो है आपके पास ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई यू वर्क एज अ ट्रस्टी। स्वदेशी देख लेते हैं। बेसिकली क्या है गांधीयन स्वदेशी जो है, वो जो है हमने कल भी देखा था। स्वदेशी का मतलब है कि हाउ, लेट मी ट्राई टू राइट दिस, स्वदेशी। ठीक है, कैसे हम अपने देश में ही अपनी चीज़ों को डेवलप करते हैं। ठीक है, जब आप इसको इकोनॉमिक टर्म में बोले, आप सोशल टर्म में बोले, पॉलिटिकल में बोले, स्पिरिचुअल में बोले, हर चीज़ में हम इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस से नहीं था कि हम जो है आर्थिक रूप से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था चला ली तो हमारा जो है काम हो गया, नहीं, ये वहाँ तक लिमिट नहीं था। ये था लोकल रिसोर्सेज, जैसे हमने विलेज लेवल पे बात की, हम कैसे वहाँ के रिसोर्सेज को बेहतर बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि वहाँ के लोगों को काम मिले और वहाँ के लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और साथ ही साथ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, जैसे हमने कहा कि हम चरखा चला रहे हैं, हथकरघा का उद्योग है, छोटे छोटे लघु उद्योग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बैम्बू वगैरह से आप देखते होंगे गांव में काम वगैरह होता है। वो कहते थे कि ये काम हमें खुद करनी चाहिए, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज से करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी करना चाहिए क्या,
इमीडिएट सराउंडिंग्स, कमिटमेंट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग वंस रिलीजन एंड कम्युनिटी। हमारा जो है अपने आसपास, जो हमारा आसपास है, हमारा जो वातावरण है उसके प्रति भी हमारा एक कमिटमेंट है कि हम जो है हमारा धर्म, हमारा जो समाज है, हम उसके लिए भी बेहतरी करेंगे। ठीक है, अब इसके 3 जो है एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे लोकल प्रोडक्शन करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विलेज लेवल पे। ठीक है, और जो विदेशी चीज़ें हैं, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा था, जो फॉरेन मिल मेड क्लॉथ है, ठीक है, उसको जो है ये कहते थे कि रिजेक्ट करना है, और विलेज इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करना है। जो छोटे छोटे विलेज इंडस्ट्रीज़ होंगे ग्राम के लेवल पे, उसको, जैसे खादी वगैरह को। सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन क्या था? सेल्फ रूल, ये हमने देखा था। क्या है सेल्फ रूल? आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आप अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए, आप कैसे करते हैं। स्वराज हमने देखा, कम्युनिटी देखा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कैसे हम एक्सप्लॉयटेशन को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, दलित वर्ग जो है इनके लिए भी गांधी जो है वो काफ़ी कुछ करना चाहते थे। ठीक है, ये अलग एक मुद्दा है कि अंबेडकर और गांधी के बीच जो इन चीज़ों को लेके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जो कि हमें पूना पैक्ट में देखने को मिलता है। किसी और लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि गांधी जी है दलितों के अगेंस्ट थे। ठीक है, इन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया था। हरिजन मीन्स हरि का जन, वैसे व्यक्ति, हरि इज लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो इन्होंने हरिजन का नाम दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि वो कहते थे कि ये तो ईश्वर की संतान है। ठीक है, ये तो हरि के संतान है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप देखेंगे कि कई, अब देखिए वही चीज़ है, मैं कल भी मैं यही चीज़ें बोला था कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है। जिन लोगों को ये समझ नहीं है वो क्या है कि हेट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, गांधी की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, सावरकर की बात करें, किसी को भी लेके हम बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉपर उस चीज़ के बारे में हमने जानकारी ली नहीं है, हमने कुछ ऊपर ऊपर से सुन लिया, समझ लिया, हम स्टार्ट हो जाते हैं। हमने कहा कि अंबेडकर और गांधी के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि दोनों के बीच में एक हेटरेट था। हमने इससे पहले गांधी और नेहरू के बीच भी डिफरेंसेस देखे, लेकिन वो क्या है, वो अपनी एक वैचारिक एक मतभेद होता है। ठीक है, वो साथ बैठते थे, विचार करते थे, चीज़ों पे मतभेद होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो डिसरिस्पेक्ट करते थे या एक दूसरे के प्रति हेटरेट था उनके मन में। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड एथिकल एस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट ऑफ लोकल ट्रेडिशन। ठीक है, आज आप देखेंगे कि ये चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम अपने आप को बाहर जाते ही हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी कम्युनिटी से आए हैं। ये कहते हैं कि आप लोकल ट्रेडिशंस, जो आपका संस्कार है, जो आपकी सभ्यता है, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। सर्विस टू वंस इमीडिएट सराउंडिंग्स एंड प्यूरिफिकेशन एंड रिफॉर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, आत्मशुद्धि कीजिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कीजिए। वो कैसे करेंगे? चिंतन मनन। ठीक है, बैठिए, सोचिए कि क्या चीज़ें हैं जो हम खो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम पा रहे हैं। अब देखिए, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि गांधीयन विचारधारा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और एथिकल एस्पेक्ट से जुड़ा था। लेकिन चूंकि क्या है कि आज इतना ज़्यादा हमारे अंदर अग्रेशन और वायलेंस आ गया है ना, कि हमको ये चीज़ें इतनी, मतलब ऐसा लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अदृश्य वाली बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, आदर्शवादी कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए गांधीयन विचारधारा को हम क्या है, आइडियलिज्म बोलते हैं, आइडियलिज्म बोल देते हैं, आदर्शवादी है, आदर्शवादी। जैसे ये बोलते थे राम राज की कल्पना करते थे। राम राज्य में क्या होता था? राम राज्य में होता था कि कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना घर का दरवाजा खुला ही छोड़ के जाता था। लोगों के अंदर इतना भरोसा था कि उसको पता था कि उसके यहाँ चोरी नहीं होगी, तो लोग जो है कोई भी अपने घर की कुंडी नहीं लगाते थे, दरवाजे जो है खुले छोड़ के जाते थे। ये क्यों होता था? तो ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हम राम राज की कल्पना करते हैं। राम राज की कल्पना कैसे करते थे? राम राज की इसलिए कल्पना, तो इसलिए इसको जो क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म बोलते हैं, कि भाई वो आदर्शवादी चीज़ें हैं, पॉसिबल नहीं है। There is a remarkable consistency and continuity in the political ideas of Gandhi ji and the uses he put them to। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही, चाहे आप साउथ अफ्रीका से ले लें और 1947-48 तक आप बात करेंगे, तो उनके जो है ना आइडियाज़ में कंसिस्टेंसी रही है। ठीक है, वो नॉन वायलेंस के खिलाफ थे तो डटे रहे उसी पे। उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बात की, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की, तो वो उसी पर डटे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी रही है। अब जो है उनका आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन
इज द प्राइम टास्क ऑफ एवरी मैन एंड वुमन। ये हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही है कि उसको जो है वो खुद को कैसे रियलाइज करता है। ठीक है, आप इसको आज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सेल्फ लव। सेल्फ लव, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, रीडिस्कवर योर सेल्फ, ढूंढो अपने आप को, खो गया है तुम्हारा जो है अस्तित्व, खो गया है तो उसको ढूंढो। ही बिटरली क्रिटिसाइज मॉडर्निटी एंड इट्स इंसिनुएशन विच कन्फाइन मेंस टू दिस वर्ल्ड एंड इट्स एलोरमेंट्स। ठीक है, मॉडर्निटी, आधुनिकता, आधुनिकता को जो है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये जो मेटेरियलिज्म है ना, आधुनिकता, ये तुमको बांध के रखा है, तुमको इसी संसार में बांध के रखा है और तुमको जो है वो सेल्फ रियलाइज करने नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम इसी मेटेरियलिज्म में खो गए हो। ठीक है, आधुनिकता में इतने विलीन हो गए हो कि यू आर नॉट एबल टू सेल्फ रियलाइज योर सेल्फ। ही डिड नॉट एग्री दैट रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये भी उन्होंने कहा था कि धर्म जो है, धर्म को हम राजनीति से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू द आइडिया दैट गुड्स इन जस्टिफाई अप्रोप्रिएट मीन्स। ठीक है, हमने इस पे बात किया था कल, काफ़ी डिटेल में एंड्स एंड मीन्स पे बात किया था। हम समरी ले रहे हैं तो हम जो है इनके एक एक विचारधारा को दोबारा चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपका अंत बेहतर है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने साधन अच्छा चुना होगा, इसलिए आप जो है साधन पे फोकस कीजिए, साधन, माध्यम, मीन्स पे फोकस कीजिए। आपका जो है साध्य, आपका एंड, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, पर ये आपके कंट्रोल में है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप कैसा रास्ता चुनेंगे, आप सही रास्ता चुनेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। आपका रिजल्ट क्या होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रूथ एज एन एंड एंड नॉन वायलेंस एज मीन्स आर इनसेपरेबल। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो सत्य, सत्य जो है ना एज एन एंड और नॉन वायलेंस एज ए मीन्स, साधन, वो जो है इनसेपरेबल है, तो इसलिए दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। वहाँ पर हमने मार्क्स और गांधी का कंपैरिजन भी किया था कि मार्क्स ने सिर्फ एंड्स पे फोकस किया, उन्होंने बोला कि मीन्स से हमको मतलब नहीं है, मीन्स उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि मीन्स कैसे भी हो सकता है, आप शांति के साथ रिवॉल्यूशन लाइए या अशांति के साथ, वायलेंस के साथ लाइए, नॉन वायलेंस के साथ, डोंट केयर, बट रिवॉल्यूशन आएगा, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन आएगा। पर गांधी जी कहते हैं नहीं, हम फ्रीडम तो लेंगे लेकिन हमारा जो है साधन वो नॉन वायलेंस होना चाहिए। स्वराज टू हिम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, स्वराज का क्या मतलब था, स्वराज, सेल्फ, स्वराज, खुद को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, खुद के ऊपर आपका कैसा कंट्रोल है। ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदया, वो हमने देखा कि राइज ऑफ ऑल विच इंश्योर्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। ठीक है, सभी को उसके जरूरत के अनुसार मिलेगा और सभी, तभी जो है समाज में क्या आएगी, समानता आएगी। गांधीयन इकोनॉमिक फोकसेस ऑन मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा ग्राम स्वराज की, जब वो बात कर रहे थे तो ग्राम स्वराज में इन्होंने कहा कि एक एक ग्राम को जब हम सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, डेवलप करेंगे, विलेज लेवल इंडस्ट्रीज लाएंगे, तो क्या होगा, हर व्यक्ति एम्प्लॉयड हो जाएगा और हर व्यक्ति का जो है बेसिक नीड्स वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि हमारा गांधीयन जो है उस पर जो लेक्चर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग एक हम इसको जो है क्विक रिकैप करेंगे। तो आज जो है हम पार्ट 2 देख रहे थे, इसमें हमने ग्राम स्वराज के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि कैसे जो है इन्होंने एक ग्राम, और ग्राम से भी नीचे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे ये स्टार्ट करते हैं और कैसे ये एक ग्लोबल ऑर्डर में जाते हैं। इसके लिए हमने एक ओशियानिक सर्कल भी देखा था जिसके सेंटर में एक इंडिविजुअल है, फिर विलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल लेवल और फिर जो है आप ग्लोबल ऑर्डर पे चले जाएंगे। इकॉनमी के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर ये कैसे नेहरू और जो है आप कह सकते हैं कि गांधी और नेहरू के बीच एक डिफरेंस था कि कहीं ना कहीं नेहरू जो है लार्ज स्केल, ठीक है, बिग इंडस्ट्रीज पे फोकस करते थे और गांधी ने कहा कि हम विलेज लेवल पे फोकस करेंगे, लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह पर। ठीक है, सर्वोदय की हमने बात की कि सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सब व्यक्ति, चाहे वो बिल्कुल गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करता हो, चाहे वो कोई लॉयर हो या बार्बर हो या कोई और व्यक्ति हो, ठीक है, काम जो है, सबका काम जो है वो बराबर है। इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, उन्होंने, हमने देखा कि आधुनिकीकरण के कितने खिलाफ थे वो। ठीक है, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश हो रहे हैं ये इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, विलेजेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि आज बिल्कुल सत्य सी बातें हैं। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो है
यहाँ पे इन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की, ठीक है। बेसिक नीड्स पीपल का कैसे होगा, हमने वो देखा। ट्रस्टीशिप, अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है, अधिक उसके पास ज़मीन जगह है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो गरीब लोग हैं वो उसका एज ए ट्रस्टी है, ठीक है। उसको ईश्वर ने सबको समान दिया है, लेकिन चूंकि उसको डिसप्रोपोर्शनेट मिला है, तो दैट इज वाई ही बिकम अ ट्रस्टी फॉर दैट पोर्शन फॉर द गॉड्स ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के लिए। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पर हमने बात की कि कैसे स्वदेशी जो है एक्सटेंड करता है इवन बियॉन्ड इकोनॉमिक, जो है सेल्फ रिलायंस से सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन में जाता है, स्पिरिचुअल और इथिकल एस्पेक्ट्स में चला जाता है। उसके बाद जो है हमने समराइज किया इसको, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर गांधीयन पॉलिटिकल थिंकर। तो नेक्स्ट इंडियन थिंकर को हम अगले लेक्चर में देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।